So we are installing Django. So guys, साथ साथ install करते रहो so that you can follow along. Okay, so we are ready with Django. So let's start our project. Django admin, start project P club. Okay, so basically हमारे पास एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है P club के नाम से. So let's open this one. Okay. Okay. So अब एक बार प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारा कुछ जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है वो क्या क्या फाइलें हैं. सो हमारे पास कुछ फाइल्स क्रिएट हुई हैं. हमारे पास सबसे पहले एक फोल्डर है विद द सेम नेम पी क्लब के अंदर, एंड हमारे पास एक manage.py फाइल है. बेसिकली ये जो फाइल है, ये फाइल हमें रन करने को हेल्प करती है हमारे प्रोग्राम्स को या जो भी हमारा एप्लीकेशन है. ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे. बस ये एक मैनेजमेंट फाइल है जिसे हम रन करेंगे, राइट. ओके, सो देन here comes the project files. So this is the initializing file जो basically एक बताते हैं कि एक मॉड्यूल है. That's it. ASGA files and WSGA files, ये basically files हमें मेन सर्वर से कनेक्ट करने का काम आते हैं जब हम डिप्लॉय करते हैं. सो बेसिकली हम इन फाइल्स के थ्रू कम्युनिकेट कराते हैं अपने Django एप्लीकेशन को, राइट. settings.py फाइल सारी सेटिंग्स हैं हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड. सो लेट्स सपोज देख लेते हैं एक बार क्या क्या फाइल्स में है. सो इसमें एक बेस डायरेक्टरी है. दैट्स इट. एक सीक्रेट की है बेसिकली जहां भी एनक्रिप्शन या इस एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक हम चीजें एनक्रिप्ट करते हैं तो उसके लिए एक सीक्रेट की है. दैट्स इट. ठीक है, अभी ये डिबग मोड में है. विल सी डिफरेंट एप्लीकेशन. बेसिकली ये शो कर रहा है कि हमारे पास एप्स क्या क्या है. अभी हम देखेंगे एप्स क्या होते हैं, ये बाकी सारी चीजें क्या होते हैं. बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब देखेंगे हम क्या होता है सब चीजें. धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा सब कुछ. बस इतना समझ लो कि दिस इज द सेटिंग्स फाइल फॉर द आवर प्रोजेक्ट. URL फाइल ये है. अच्छा, अब यू गाइस मस्ट हैव सीन कि जब भी हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, लाइक किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स सपोज मैं गूगल पे जाता हूँ. अब ये तो हो गया. अच्छा, आई फॉरगॉट समथिंग. मेरे को एक चीज और बतानी है, दैट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम. सो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी हाउ इंटरनेट वर्क्स exactly? You must have read about it, you must have learned about it in your lectures, networking lectures or anything, but can anyone tell me how a web page or how internet works? Any of you? Anyone, guys? एक वेब पेज कैसे ओपन होता है? किसी को भी नहीं पता यार. मेरी आवाज तो आ रही है ना यार? Okay, Gurpreet Singh, Gurpreet Bhaiya said DNS resolution. Okay, can anyone tell me the full procedure? एक वेब पेज पूरा कैसे लोड होता है? From me writing www.google.com to getting a whole web page in return. माइक अनम्यूट करके भी यार बता सकते हो, कोई इशू नहीं है यार. शुभकीर्ति भैया, आप बता सकते हो बच्चों को? अच्छा, मैं बताऊंगी. या गो ऑन. So
Basically, everything goes roundabout through a mechanism called request response. So what happens is when you type google.com, google.com is translated into its own DNS. He is right. So basically, it's a DNS resolution. So it is converted into its own DNS. So like Google has lots of DNS servers across the whole world. One of the DNS connected to the server. So server is the place where the files are stored for Google. That's like the very basic description of request. So this is a request. You are making a request to the server to send me the page Google through that DNS. What happens is the server takes in the request. He says that this person is asking for this web page. He's asking for google.com. So he searches the server for the web page which is loaded there as an HTML code, and then what it does is it sends a response. The response is then sent back to the place from where the request came. On the server, then on the client side where the response is received, the browser translates that HTML code and shows you the web browser, the web. That's a very basic description of या how थैंक यू a वेरी। web page is. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ किस किस को ये समझ आया। अच्छा नहीं, पहले मेरे को बताओ किस किस को समझ नहीं आया। हैंड रेज कर सकते हैं यार, इसमें हैंड रेज का फीचर भी है, यू कैन हैंड रेज कि किस किस को नहीं समझ में आया, बिकॉज जो उन्होंने बोला सही था, बट आई एम श्योर कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन सब चीजों की टर्मिनोलॉजी पता ही नहीं कि कौन सी चीज क्या होती है। माइट बी देयर Besides कोई। that, यार तुम लोग को अगर लगता है कि कुछ और पॉइंट्स मैंने मिस करे हैं, add from your side and keep interacting. या Keep interacting. बिकॉज अगर तुम इंटरेक्ट करोगे तभी चीजें पता लगेगी। लाइक शुभकीर्ति भैया ने कुछ चीजें बताई, अब माइट भी हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता हो, सो आई विल क्लैरिफाई दैट कि वो चीजें होती क्या। राइट, या गौरव आई गॉट इट कि यू डोंट नो। एनीवन एल्स? गुरप्रीत भैया, हाँ जी, कुछ बताना आपने? I have something to add. या आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। So basically, how internet works is that every device on the internet has its own unique address, right? या Called IP address. ओके Similarly, servers which serve the web pages, they have their own IP addresses. But for us humans, it's not possible to memorize all the different IP addresses. I mean, how many websites do you open in a day? You can't memorize all the numbers, right? या So that is why we have a string, this whole which is called a URL, and you remember that. And then it's up to the DNS resolution process to translate that string into the IP address of that server. After that, it is just HTTP request response cycle, which is used by your browser to fetch that page from the server. एग्जैक्टली। सो या थैंक यू, बाकी सब तो शुभकीर्ति भैया ने बता ही दिया है। सो लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई ऑल दिस थिंग्स जो भी सबने बोला, शुभकीर्ति भैया ने बोला, गुरप्रीत भैया ने बोला, जिसने भी बोला। सो यार सिंपल सा फंडा है, हमारे पास ना एक कंसेप्ट है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे हमारा सारा वेब वर्क करता है। रिक्वेस्ट इज सेइंग कि मेरे को ये चीज चाहिए, एंड रिस्पॉन्स इज द रिजल्ट ऑफ दैट रिक्वेस्ट। सो लेट मी शो यू व्हाट अ रिक्वेस्ट लुक लाइक्स, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं रिक्वेस्ट से, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली रिक्वेस्ट होती क्या है, राइट? सो आई विल इंट्रोड्यूस यू विद थिंग्स। सो लेट मी जस्ट सर्च समथिंग, राइट? एंड लेट्स सपोज आई हैव रिक्वेस्टेड दिस। सो मैंने एक सर्च किया रिक्वेस्ट, राइट? सो एक ब्राउजर से ना एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई। ब्राउजर ने हमारे लिए काम किया, जिसने उसे एक रिक्वेस्ट जनरेट करी। अब रिक्वेस्ट होती क्या है? रिक्वेस्ट लुक समथिंग लाइक दिस। एक यूआरएल होता है कि मेरे को अच्छा हाँ, इंटरनेट पे ना जितने भी डिवाइसेस होते हैं सबका ना एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे सबने बोला, आइडेंटिफाई करने के लिए। लेट्स सपोज क्योंकि तुम्हारे घर पे किसी को मेल भेजना है, कुछ एक टेक्स्ट भेजना है, कुछ मैसेज भेजना है, तो कैसे भेजते थे पहले? लाइक मेल जाती थी प्रॉपर जिसको एड्रेस पे, तुम्हारे स्पेसिफिक एड्रेस पे। अगर तुम्हारा एड्रेस नहीं होगा तो पोस्ट ऑफिस वाले नहीं पहुंचा पाएंगे, राइट? सिमिलरली हमारे कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस, कोई भी डिजिटल डिवाइस का अगर इंटरनेट पे जाना है, सो इट रिक्वायर्स एन यूनिक एड्रेस जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं, जो सबने बोला, राइट? अब हमारे पास हम सभी
सभी सिस्टम्स के या सभी वेबसाइट्स, हर वेबसाइट भी एक सिस्टम पे ही लोडेड है, एक कंप्यूटर एक सिस्टम पे, एक पीसी पे ही होस्टेड है, एक पीसी पे ही चल रही है, राइट। तो उस पीसी का भी, उस सिस्टम का भी एक आईपी एड्रेस है। जैसे यूट्यूब का भी कुछ आईपी एड्रेस होगा, गूगल का एक अलग आईपी एड्रेस है, google.com का, याहू का अलग आईपी एड्रेस है, ट्विटर का अलग आईपी एड्रेस, सभी वेबसाइट का अलग आईपी एड्रेस है, बिकॉज दे आर होस्टेड ऑन डिफरेंट मशीन्स, राइट। सो अब मेरे को एक एड्रेस चाहिए। अब हम एड्रेस याद रखते नहीं है, तो हम उनका डोमेन नेम याद रखते हैं, लाइक google.com, राइट। सो अब ये कन्वर्ट कौन करता है? तो वो कन्वर्ट करता है बेसिकली एक प्रोटोकॉल होती है, डीएनएस प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्विस। बेसिकली वो एक सर्विस होती है डीएनएस, ठीक है, जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, राइट। सो डीएनएस कुछ नहीं है, वो भी एक और मशीन है जिसके ऊपर हमारा एक डेटा पड़ा हुआ है कि इट्स लाइक अ डिक्शनरी और यू कैन से अ मैनुअल, जिसमें एक आईपी एड्रेस है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक डोमेन नेम है, या एक डोमेन नेम है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस है, एक रिकॉर्ड है, बस एक मैनुअल है, राइट। जब हम google.com सर्च करते हैं, यहाँ पे google.com या कुछ भी सर्च करते हैं, सो वो बेसिकली क्या करता है, एक डीएनएस सर्वर जो एक इस सिस्टम से कनेक्ट, इस नेटवर्क पे एक डीएनएस होगा फॉर श्योर, उसके पास जाता है, वो उसके कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ढूंढता है और उस आईपी एड्रेस पे जो हम रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे वो भेजता है, राइट। सो वो हमारा उस डीएनएस पे जाएगा और हमारी एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी। वो रिक्वेस्ट कुछ ऐसी होगी, एक यूआरएल कि मेरे को जाना किस पे है, तो एक ये पूरा पाथ होगा, एक मेथड होगा कि मेरे को देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे हम रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। टू नेम अ फ्यू, देयर आर गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, राइट, एंड पैच रिक्वेस्ट। सो गेट इज लाइक मेरे को एक पेज चाहिए, राइट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। स्टेटस कोड जो बता रहा है कि जो हमने रिक्वेस्ट जनरेट करी है उसका स्टेटस क्या है, वो कहीं और तो नहीं चली गई। स्टेटस इन द सेंस, कई बार आप कोई कुरियर करते हो, तो आपको एक नंबर मिलता है आजकल जिसको यू कैन ट्रैक ऑनलाइन, ठीक है। अब उससे बेसिकली उसका स्टेटस पता लगता रहता है कि वो कहाँ पे अभी ट्रांजिट में है, शिप्ड हो चुका है, पैकिंग में चल रहा है, जो भी है, राइट। तो इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। रिमोट एड्रेस, ये इसका आई थिंक जरूरी नहीं है, बट लाइक इट्स कोरस्पॉन्डिंग टू दिस यूआरएल। और ये कुछ और हेडर्स है, तुम्हें हेडर्स बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 3 चीजें होती है अपने रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट यूआरएल, सॉरी, एक अपने पास यूआरएल होता है, ठीक है, एक अपने पास मेथड होता है कि किस मेथड से हमें रिक्वेस्ट करनी है, राइट। उसके बाद हमारे पास बॉडी होती है कि हमें कंटेंट क्या भेजना है उस रिक्वेस्ट के अंदर। अगर हमें कुछ कंटेंट भेजना है, लेट्स सपोज जब हम साइन अप या साइन इन करते हैं तो अपना यूजर नेम पासवर्ड भेजते हैं ना, तो वो हम बॉडी के अंदर सेंड करते हैं, राइट। और एक और चीज होती है स्टेटस कोड्स। बेसिकली ये हमें बताते हैं कि हमारे रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, कि वो कंप्लीट हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, या कुछ एरर आ गया, वो सब चीजें। सो दीज 4 थिंग्स कंस्टिट्यूट्स ऑफ अ रिक्वेस्ट। अब हमारे पास कुछ हेडर्स भी होते हैं साथ में, हेडर्स, राइट। वो हेडर्स बेसिकली कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लेके जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज लेके जाते हैं, जो हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में थोड़ा लाइक कम्युनिकेशन में आसान रहता है, राइट। सो अब we are going to work with these things: URL, method, body, status code and headers. Basically हम एक request, बेसिकली ब्राउजर हमें एक रिक्वेस्ट क्रिएट करके देता है, जैसे मैंने अभी दिखाया, ठीक है। हर एक चीज के लिए, हर एक, जब भी हम कुछ भी डालते हैं तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट बनती है और उसका रिस्पॉन्स आता है कुछ सर्वर के पास से। सो वो रिस्पॉन्स बेसिकली हमारा ब्राउजर हमें रेंडर कर देता है, जिसको हम वेब पेज बोल देते हैं। ये कुछ ऐसा कुछ आ रहा है हमारे ब्राउजर सर्वर से, जो कि रेंडर होके हमें गूगल वाला पेज दिख रहा है, ये वाला पेज, राइट। सो ये क्लियर है कि वेब कैसे वर्क करता है। एक डीएनएस करके कुछ चीज होती है जिसके पास हमारा डोमेन नेम कन्वर्ट होता है टू एन आईपी एड्रेस, राइट, सॉरी। देन वो उस पे एक रिक्वेस्ट बनती है कि मेरे को जाना कहाँ पे है, मेरे को यूआरएल कौन से पे जाना है, मेथड कौन सा मेरे को गेट चाहिए, पोस्ट चाहिए। बेसिकली डिफरेंट मेथड डिफरेंट यूज के लिए होता है, वो भी हम देखेंगे क्या, ठीक है। देन
हम उसके अंदर कुछ बॉडी सेंड करते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास रिस्पॉन्स आता है जो हमारा ब्राउजर हमें शो कर देता है। अब जो ये रिक्वेस्ट है ये सिर्फ ब्राउजर से ही बनता है या हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं? एनीवन, कोई बता सकता है कि क्या हम ये रिक्वेस्ट खुद से जनरेट कर सकते हैं कि नहीं? गाइस प्लीज इंटरेक्ट अ बिट। कोई भी बता सकता है यार। चैट में लिख रहे हैं लोग। Okay, sorry, I'm not looking at the chats. Sorry. Okay, start. Okay, sorry. There's something more. Load balancer. Okay, agree. ठीक है. Load balancers are different things, but yeah. Okay. Okay. So let me अरे start वो with. आंसर था। Okay, भैया कोई नहीं. So चूंकि तो भी एक्चुअली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का बताना जरूरी है, बिकॉज हम सर्वर्स पे सारे रिस्पॉन्स ही हैंडल करते हैं कि रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, तो दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग कि मैं इनको ये बताऊं। ओके, सो बेसिकली मैं जो ये रिक्वेस्ट जो मैं इससे जनरेट कर रहा हूँ जो ब्राउजर से हो रही है, वो मैं खुद से भी क्रिएट कर सकता हूँ। सो आई विल शो यू कि हम कैसे करते हैं। एक टूल है हमारे पास पोस्टमैन, जिससे हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं मैन्युअली, राइट? इट्स लोडिंग। सो okay, so abhi I'll show you how a request is created। और जब हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट कैसे बनती है और वो रिक्वेस्ट से कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स आता है, सो हम वो रिस्पॉन्स हमें हैंडल करना है कि जिस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम कैसे मैनिपुलेट करें कि हमारा रिस्पॉन्स आए जो हम चाहते हैं, राइट? सो विल बी क्रिएटिंग दैट ओनली, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पार्ट। सो आई वाज शोइंग जेंगो की फाइल्स कि हमारी जेंगो फाइल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, राइट? सो या सो मैंने एक फाइल्स दिखाई थी, ये हमारा जेंगो का स्ट्रक्चर है, यूआरएल फाइल्स। अब इसमें वो एग्जैक्ट यूआरएल्स हैं, ये यूआरएल्स है जो हमारे जब हम रिक्वेस्ट मार रहे थे तो उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है। हमारे पास डिफरेंट एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स आर लाइक कि एक स्पेसिफिक पाथ। लेट्स सपोज, लेट मी शो यू द पाथ। लेट्स सपोज ये देखो, google.com के बाद स्लैश सर्च और समथिंग है, या फिर इस वेबसाइट में just a second guys, it's a bit laggy due to this meeting I think। ओके, सो देखो, ये एक डोमेन है .com तक, उसके बाद कुछ पाथ है /en/3.1 /intro /tutorial, राइट? सो बेसिकली वो कह रहा है कि इस पाथ पे जाऊंगा तो मुझे ये वेब पेज रिस्पॉन्स में मिलेगा, राइट? एक स्पेसिफिक पाथ पे एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट? सो इसको हम एक एंड पॉइंट बोल देते हैं। एंड पॉइंट इज लाइक कि एक पॉइंट है जिसमें मैं एक स्पेसिफिक टाइप का रिक्वेस्ट, अगर इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट मारूंगा तो मेरे को एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट? सो एक बार ये ट्राई कर लेते हैं एक मैन्युअली रिक्वेस्ट क्रिएट करके। इस बार हम ब्राउजर से नहीं क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट, हम इससे करेंगे। ओके, सो जस्ट these are my personal collections. Let me create a request, basic request. Test. Okay, let me just open another, right? So मैंने बोला मैं इस पेज पे जाना चाहता हूँ, ठीक है? मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को बस एक गेट रिक्वेस्ट चाहिए इस यूआरएल पे, राइट? और मुझे इसमें कुछ नहीं भेजना साथ में। देखते क्या आता है। आई एम नॉट यूजिंग आवर ब्राउजर। मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स की बॉडी है। अगर हम ऐसे देखें तो हमें शायद माइट भी कुछ समझ ना आए, बट प्रीव्यू खोल के देखते हैं। प्रीव्यू इज लाइक ब्राउजर जो काम कर रहा है वो। तो हमारे पास पूरा वेब पेज आ गया, वही वाला जो हमें ब्राउजर में लोड हो रहा था, बट इट वाज कमिंग लाइक दिस, और यू कैन सी लाइक दिस, ऐसा कुछ आ रहा है रिस्पॉन्स में। सो हमने सिमिलर वे में एक रिक्वेस्ट जनरेट करी और हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आया। अब
you can see the status here कि इस रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या था 200, कितना टाइम लगा, इस रिक्वेस्ट का साइज क्या था, बाकी सब चीज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन एनालाइज, बट व्हाट वी नीड टू सी इज कि एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट जिस पर हम रिक्वेस्ट मार रहे हैं किस टाइप की, हमारे पास बहुत सारे मेथड है गेट, बट द कॉमन वंस आर गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, दीज 5 आर द मोस्ट यूजेबल जो हम करेंगे, यूज करेंगे, सो दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस। एंड हम हेडर्स यहाँ पे कुछ पास करेंगे, एग्जाम्पल के लिए कंटेंट टाइप, जब हम APIs बनाएंगे so we'll be using this like for application JSON, for getting JSON data, so ये header हम कई बार पास करते हैं, then we can use some security parameters like this, so basically हमारे पास multiple चीजें हैं for creating a request, हमारे पास बहुत सारे options हैं, so हम यही चीज handle करेंगे कि हम एक request को handle कैसे करें वो हम design करेंगे, okay. So yeah, so URL files, अब ये exactly path है, अब ये path खाली admin is not a path, but जो भी हमारा इस प्रोजेक्ट का डोमेन नेम जहाँ पे हम होस्ट करेंगे, जो भी सर्वर का एड्रेस है, या जब इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारे सिस्टम का एक लोकल एड्रेस होता है 127.0.0.1, उस पर रन करेगा, तो मैं दिखाता हूँ कैसे रन करेगा अभी। ओके, सो अभी हमने एप्लीकेशन में कुछ नहीं बनाया है, बट वी कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन, लेट मी जस्ट स्टार्ट इट। Python manage.py, we are using this manage.py file to run our application. Okay, cd to pclub python manage.py. Don't focus on these command, let me just run it, फिर बाद में you guys will know exactly क्या चल रहा है। लेट मी जस्ट एक बार स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, जैसे हमने अभी तक एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं किया है, बट स्टिल वी कैन रन समथिंग, क्योंकि Django हमें प्री बिल्ट कुछ फीचर्स देता है दैट वी कैन यूज इन आवर एप्लीकेशंस। सो मैंने क्या करा, इस manage.py से अपना सर्वर रन किया, लोकल सर्वर। Django अपने साथ एक छोटा सा ना सर्वर लेके आता है जिसको हम टेस्टिंग के लिए डेवलपमेंट के टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, जब उसको रन किया तो उसने एक IP एड्रेस दिया कि स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट दिस एड्रेस, ये हमारा लोकल एड्रेस होता है। तो जब हम ब्राउजर में जाते हैं, लेट्स सपोज हम इस ब्राउजर में जाते हैं एंड वी गो टू दिस एड्रेस 127.0.0.1 एंड /4000 पोर्ट, सो it okay /8000 सॉरी, एक पोर्ट नंबर भी दिया होता है कि किस पे रन कर रहा है। सो इसमें दिखा दिया कि हमारा द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली एंड आवर एप्लीकेशन इज रनिंग सक्सेसफुली। तो बेसिकली हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अच्छे से चल गया, एंड हमारे पास यूआरएल्स में एक पाथ है एडमिन। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है। सो अब हम अगर एडमिन पाथ पे जाएंगे, सो उसने एक डैशबोर्ड खोल दिया, Django एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली Django एक हमें प्री बिल्ट एडमिन इंटरफेस देता है, सो ये उसके लिए है। बट व्हाट आई वांटेड टू शो कि हम एक पाथ पे गए और उसके लिए हमारे पास कुछ खुल गया। सो बेसिकली यू कैन सी हियर कि हमने क्या रिक्वेस्ट मांगी थी, गेट दिस स्टैटिक एडमिन। सो इट वाज समथिंग लाइक दिस, गेट और एडमिन पेज। सो इट लोडेड इट, हमने एडमिन पेज रिक्वेस्ट करी, /admin रिक्वेस्ट किया था, ये रहा गेट एडमिन। तो हमने ये रिक्वेस्ट थी और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास काफी सारी चीजें हुई सर्वर पे एंड वी गॉट दिस एज अ रिस्पॉन्स। सो अगर हम इसको एक बार इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट क्या थी एंड रिस्पॉन्स क्या आया, ऐसा कुछ। सो नेटवर्क, सॉरी, लेट मी जस्ट क्रिएट इट अगेन /admin। सो हम इस पे हमने रिक्वेस्ट करी, एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल जिसमें हमने रिक्वेस्ट करी, मेथड था हमारा गेट, स्टेटस कोड था कि फाउंड, मिल गया है, तो ये स्टेटस कोड है एंड दिस वाज द रिमोट एड्रेस, दैट्स इट। और हम अगर इसका रिस्पांस देखते हैं तो दिस वाज द रिस्पांस। सो ये हमारे पास पूरा रिस्पांस आ गया। इसका भी हम देख सकते हैं कि रिस्पांस में भी हमारे पास सेम चीज आई होगी, स्टेटस कोड था, ये हमारा था रिक्वेस्ट यूआरएल, ये आया गेट एंड समथिंग। सो बेसिकली वी आर सीइंग कि एक रिक्वेस्ट और रिस्पांस कैसे वर्क करता है, राइट। सो या दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी तक किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क गाइस।
so that we can move on with creating our basic first application in Django. What is a port? Okay. What is a WAF? What is a WAF, Naveen? I'm not able to see what is WOFF. Okay, Gurpreet, okay. Got it. Okay, there was a files with .waf. I am not able to see where are you talking. Okay, this one. भैया जब आपने yes. Okay, so this is nothing but font files. Okay. There are a lot of extension files, like different extensions here. Files आ सकती है. They can be like, I am not aware with all the extensions, but you can search for this. So WAF files. WAF file is a web font file. So basically font file. That's it. So Gurpreet has asked a question, what is a port? So yeah, it was a relevant question. So let me answer it. So basically, let's suppose आप मेरे सिस्टम पे बात करते हैं. I have Zoom running, right? Zoom मेरा एप्लीकेशन पे चल रहा है. अब let's suppose किसी और कंप्यूटर को मेरे कंप्यूटर से कुछ भेजना है, let's suppose communicate करना है या कुछ भी करना है. So he knows my address. So what is my IP will show my public IP address जिससे मैं connected हूँ, right? ये मेरा IP address है. So he can connect using this. अगर मैं कहीं पे भी इंटरनेट पे भी कहीं पे भी हूँ, so anyone can connect me with this IP address, right? So when someone is communicating with me, whenever I'm using a service, let's suppose Zoom use कर रहा हूँ या मैं Teams use कर रहा हूँ या फिर मैं TeamViewer use कर रहा हूँ. So when I'm using all of these things, ये सारे ना different पोर्ट्स पे रन करती है, क्योंकि देयर इज लेट्स सपोज मैंने एक व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है एंड आई हैव ओपन टीम्स, बट मेरा आईपी एड्रेस सेम है फॉर एनी स्पेसिफिक. लेट्स सपोज गुरप्रीत भैया इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद मी ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन टीम, दोनों पे, राइट, विद द सेम टाइम. सो व्हेन ही सेंड्स अ मैसेज टू मी ऑन व्हाट्सएप, उन्होंने एक आईपी एड्रेस पे, मेरे आईपी एड्रेस पे भेजा कि ये एक मैसेज है व्हाट्सएप के लिए. देन हाउ माय कंप्यूटर नोज कि वो व्हाट्सएप पे ही भेजना है या टीम्स पे भेजना है, राइट? सो दिस इज डिफरेंशिएटेड बाय पोर्ट. बेसिकली जो भी एप्लीकेशन रन करता है ना, वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे रन करता है. हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं, राइट? बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, तो एक कनेक्शन बन जाता है बिटवीन दोस पोर्ट्स. तो लेट्स सपोज व्हेन आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, तो बेसिकली मेरा कोई स्पेसिफिक, लेट्स सपोज पोर्ट नंबर X मेरा कनेक्ट हो गया विद व्हाट्सएप सर्वर, राइट? एंड मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग कनेक्शन कर रहा हूँ, उसके कोरस्पॉन्डिंग कम्युनिकेट कर रहा हूँ. सिमिलरली जब मैं टीम्स यूज कर रहा हूँ, देन ऑल्सो मेरा जो टीम्स एप्लीकेशन है वो एक पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है और एक कनेक्शन बन गया है बिटवीन टीम्स के सर्वर पे और मेरे सिस्टम पे, राइट? तो बेसिकली एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे सर्विस रन करती है. तो सिमिलरली ये जो Django का सर्वर है सॉरी, ये जो Django का सर्वर है, ये मेरे पोर्ट 8000 पे रन कर रहा है locally, right? You can run it on any port number. There are a lot of port numbers अपने system पे, more than 64,000 I think port numbers are there. You can run on any port on which you want, right? Gurpreet bhai, was my answer like okay for this session? Okay, thank you. Okay, so yeah, अगर किसी को doubt है port में भी, तो you can ask. So हमारा Django एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 8000 पे रन कर रहा है, राइट? ये यहाँ पे लिखा हुआ है 127.0.0.1:8000. So that is specifying कि Django का सर्वर है हमारा, राइट? Sorry. So this was my application run कर. अब let's start developing our own things in this application. So let's close this server, right? And let's start development. So ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, हमें इसको नहीं छेड़ना है. हम क्या करेंगे, Django python manage.py start app. बेसिकली Django का जो आर्किटेक्चर है ना, वो सजेस्ट करता है कि वी बिल्ड, हम एक पूरे फुल फ्लैज एप्लीकेशन को मल्टीपल सब एप्लीकेशंस में डिवाइड करके देन डेवलप करें. उससे क्या होगा, मैनेजमेंट इजी होगा और डीबगिंग आसान होगी, राइट?
और स्ट्रक्चरिंग भी आसान होगी। वी आर सेइंग कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक एप्लीकेशन है, हम उसको मल्टीपल सब एप्लीकेशन में डिवाइड करके और एक एक एप्लीकेशन डिवाइड कर दें, राइट। सो हम उसको ऐप बोलते हैं इसमें, राइट। सो लेट्स सपोज क्या क्रिएट करें, व्हाट शुड एनी सजेशंस गुरप्रीत भैया, क्या बना सकते हैं बेसिक? एक्चुअली आई हैवंट थॉट अबाउट इट कि हम क्या बनाए। Let's suggest some basic things that we can build. Yeah, maybe. that is to-do list. Uh, Okay. बताओ आप क्या कहते हैं? Actually मेरे को chat में दिखा था किसी का आंसर। कुछ भी बना दे यार। Okay, so Divyanshu said to-do list. So let's go on with that, right? So yeah, piece of website. Okay, that is a bit actually not hectic, but yeah, it will require a bit of time because we have to concentrate on each and everything. It will be too simple for us for creating a piece of website because उसमें mainly static content ही है, हमारे पास उसमें कुछ dynamic content नहीं है अभी। So हम servers basically तभी use करते हैं जब हमें dynamic चीजें बनानी होती है, right? So Ankur will be creating a piece of websites later, or let me teach them and they can create one for you, right? So yeah, so let me just create the basic application itself, right? जो Django के documentation में show करते हैं a basic polling system, but okay, let me just create the this one to-do application suggested by Divyanshu. Okay, so let me call it note, right? So basically to do में एक note ही होगा, let's suppose, right? And okay, so it will start an application for me. Okay, so we can see P Club के साथ में एक और structure बन गया है similar to that, but इसमें कुछ different files हैं इस folder में, right? So first one is migrations. Migration हम देखेंगे बाद में क्या होता है. Init was similar to this init, that is saying कि it's a module. Python में module नहीं पता तो search about it, you will get to know module क्या होता है, right? admin.py. This file एक में Django ना अपने को एक admin interface देता है. Okay, own polling system is cool. Yeah, we can create that, but okay, yeah, we'll create that. Like you guys can think about your own projects, and after my session you guys can start working on your own applications so that you can deploy it on servers when I'll be teaching how to do it, right? So yeah, I'll be creating a blog to-do list, right, at this point. So yeah, so जो Django मैंने इंटरफेस दिखाया था, this one, तो एक Django ना एक pre-built admin interface देता है हमें बना modules and they are, yeah, apps are like modules and they are reusable. Yeah, exactly. So let's suppose how can I show it? Okay, सबने admin का तो सबने देखा हुआ है ना, like कि एक sign up और sign in तो I think almost हर website में required होता है, जो भी वो होता है, जो भी dynamic system होता है, right? Authentication basically. So एक ऐप की ऑथेंटिकेशन सिस्टम हर एक एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होता है. सो इफ आई से दैट आई क्रिएट एन ऑथेंटिकेशन ऐप, जो हमारे लिए क्या करता है, हम उसको यूजर नेम पासवर्ड दे और हमें ऑथेंटिकेट करके सब कुछ करके दे दे, राइट? हमने एक बार बना लिया, देन वी कैन यूज दैट ऐप इन एनी प्रोजेक्ट, राइट? वी कैन एक्सपोर्ट एंड यूज दिस एप्लीकेशन जो हमने एक बार बनाई अपने सभी Django प्रोजेक्ट्स में, हम कभी भी लेटर ऑन यूज कर सकते हैं, राइट? सो एडमिन हमें जैसे ही हम अपना मॉडल्स की बात करेंगे, अभी हम मॉडल्स क्या होते हैं, सबसे पहले मॉडल्स पे आते हैं, फिर बाकी फाइल्स पे. सो मॉडल लाइक जो मैंने बताया था कि हमारा जो डेटा है वो कैसे स्टोर होगा, किस वे में स्टोर होगा, वहां यहाँ पे इस फाइल में हम डिफाइन करेंगे कि हमारा मॉडल कैसा होगा, क्या होगा, राइट? देन हमारे पास हम उस मॉडल को बेसिकली उस अपने एडमिन इंटरफेस में डाल सकते हैं, जहां से हम उसको बिना खुद के ऑपरेशन लगाए उसको वो कर सकते हैं. CRUD एप्लीकेशन, CRUD मीन्स
क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। बेसिकली हम एक नया सेम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यूजिंग दैट एडमिन इंटरफेस। सो अगर हम यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे तो वी कैन यूज दैट। ये एक कॉन्फ़िग फाइल होती है जो जब हम इसको अटैच करेंगे, बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन हम अपने मेन प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे तब ये प्रोजेक्ट रन होगा। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, बट जस्ट अंडरस्टैंड दीज कि ये एक फाइल किस लिए। टेस्ट फाइल इज फॉर टेस्टिंग योर एप्लीकेशन। हम टेस्ट केस बना सकते हैं कि हमारा जो एंड पॉइंट है दैट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन और नॉट बाय क्रिएटिंग टेस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक एंड पॉइंट, राइट। सो बाय क्रिएटिंग टेस्ट हम जब भी रन करेंगे उससे पहले टेस्ट कर लेंगे कि हमारा एप्लीकेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इंस्टेड ऑफ मैनुअली टेस्टिंग इट अगेन एंड अगेन एवरी टाइम व्हेन यू आर मेकिंग सम चेंजेस, यू कैन क्रिएट द टेस्ट, राइट। तुम टेस्ट स्टार्ट में भी क्रिएट कर सकते हो सो दैट तुम्हारा एप्लीकेशन बिल्कुल जैसा तुम चाहते हो, जैसे तुमने टेस्ट क्रिएट करे वैसे ही चलता रहे। लाइक जब भी तुम डेवलप करोगे एंड यू विल रन ऑन दैट जो भी टेस्ट तुमने क्रिएट करे हैं, एंड इफ एनी टेस्ट फेल्स तो यू विल नो कि मैंने ये गलती करी है, so you can correct that and run the test again. As soon as all the tests will pass, you will know कि तुम्हारा application सही work कर रहा है जैसे तुम expected था। Then this is the last file, views file. This is the controller file। जो हमने MVC में controller part पढ़ा था वो हम यहाँ पे बनाएंगे कि हमारा जो भी request आ रहा है हम उसको handle कैसे करें, right? So this will be the that file. So this was the basic structure। और ये माइग्रेशन, बेसिकली माइग्रेशन कुछ नहीं है, Django हमें ना लिबर्टी देता है कि हमने अपना एक बार स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज हमने डिफाइन कर लिया कि हमारा जो डेटा होगा वो स्टोर कैसे होगा, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमने डिसाइड किया कि वी वांट टू चेंज इट, कि ये स्ट्रक्चर चेंज होगा। बट डेटाबेस में तो हमारे पास सब कुछ पड़ा है पहले से ही, मतलब उस फॉर्मेट में टेबल्स हमारी उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो चुकी है। तो Django हमें क्या फीचर देता है कि माइग्रेशंस आर द थिंग, जब हम अपने मॉडल को अपडेट करते हैं और फिर हम माइग्रेशंस रन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में उसको टेबल्स को या डेटा को उस हिसाब से अपडेट कर देता है, राइट। सो माइग्रेशंस आर नथिंग बट दैट कि ऑटोमेटिकली चेंज करना हमारे टेबल्स को, राइट। सो विल सी कि अब कैसे रन होगा, राइट। सो अब सबसे पहले इस एप्लीकेशन को जो हमने क्रिएट किया है इसको कनेक्ट करते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट से। अभी जो क्रिएट ये ऐप बना है ये हमारा कनेक्टेड नहीं है, राइट। सो चलो इस स्टेप को बाद में करते हैं, सो दैट वी विल सी मैन्युअली कि क्या हो रहा है। अब हमारे नोट्स एप्लीकेशन में हमारा नोट्स दिखता कैसे होगा। सो लेट्स सपोज ओके, सो हाँ, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आई एम स्टक, तो यू कैन यूज दिस डॉक्यूमेंटेशन। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके जब मेन पेज पे जाओगे सो यू विल सी दिस ट्यूटोरियल पार्ट। सो इसके फर्स्ट पार्ट से जाओ एंड यू विल सी द होल गाइड कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है और सर्वर रन करा हुआ है एंड एक बेसिक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, ठीक है। और उसका अभी राइट करेंगे, ओके, इन्होंने व्यू क्रिएट किया हुआ है, दैट्स इट, ओके। मतलब ये पूरी 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये ट्यूटोरियल, एंड यू कैन फॉलो दिस टू क्रिएट अ बेसिक एप्लीकेशन, पोलिंग एप्लीकेशन, राइट। सो या, सो अपन ये एक मॉडल फाइल बनाएंगे। अब एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, एक क्लास बना रहे हैं। इफ यू आर फेमिलियर विद पाइथन, अदरवाइज यार प्रीरिक्विजिट है इसको, इसके लिए पाइथन। सो हमने जो भी मॉडल बनाना है उसकी क्लास बना ली एंड विल डिफाइन कि इस क्लास में होगा क्या क्या। सो लेट्स सपोज मैंने बोला कि नोट्स क्लास है, ठीक है, और इसको हमने एक्सटेंड कर लेते हैं मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। सो देन वी आर सेइंग कि इसके अंदर होगा क्या क्या, एक नोट में हम क्या क्या सेव करेंगे। दिव्यांशु, एक नोट में लेट्स सपोज कुछ टेक्स्ट होगा मे बी, राइट। सो इसको मैंने बोला है मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड माइट बी, सो इट वुड बी अ टेक्स्ट फील्ड,
देन माइट बी डेट होगी कि कब वो नोट बना, राइट? सो डेट वुड बी मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, और राइट, और ऑथर, ओके, ऑथर इज इक्वल टू, ओके। अच्छा, सो अब हम आते हैं, जैसे मैंने बोला कि एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम हर एक में रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज ये ऑथर ही है कि ये बनाया किसने। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली हम एक उससे पूछ लेते हैं कि जस्ट टेल मी द नेम हु हैज क्रिएटेड इट। सो मॉडल्स डॉट लेट्स सपोज Garfield, okay, max length, let's suppose 64. So basically what I'm saying is कि एक मेरे को कैरेक्टर फील्ड चाहिए इसके लिए, और उसकी लेंथ 64 होनी चाहिए मैक्सिमम, राइट? टेक्स्ट फील्ड कितना भी बड़ा हो सकता है, और डेट फील्ड auto now, okay, चलो, okay, let's, so basically मैंने बस 3 रोल्स बनाई सजेस्टेड बाय दिवांशु कि एक मेरे नोट में क्या क्या होगा, नोट का स्ट्रक्चर होगा क्या क्या। एक टेक्स्ट फील्ड होगी जिसमें मेरा टेक्स्ट स्टोर होगा, एक डेट फील्ड होगी जिसमें डेट स्टोर होगा कि कब वो बना, राइट? एंड ऑथर फील्ड जिसमें वो होगा कि किसने बनाया, राइट? लेट मी सेव इट, एंड अब हम इसको माइग्रेट करेंगे। हमने एक मॉडल बनाया, हमारा डेटा ऐसे स्टोर होगा, हमने कमांड रन करी मेक माइग्रेशंस। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो मैंने कोई भी मॉडल मैंने अगर चेंज किया है, कोई भी मैंने नया मॉडल बनाया या एक एग्जिस्टिंग मॉडल में चेंज किया है, तो उसके लिए माइग्रेशंस क्रिएट कर दे। सो दैट बेसिकली माइग्रेशंस मैंने बताया कि वो चेंजेस जिससे हमारा डेटाबेस में अपडेट होगा, हमें मैन्युअली चेंजेस ना करने पड़े, राइट? सो ये कमांड रन करी, इट विल, ओके ओके, हाँ। अब मैंने माइग्रेशंस बनाने के लिए बोला जैंगो को, बट इट्स सेइंग नो चेंजेस डिटेक्टेड, बट हमने तो चेंज किया। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारा जो ये एप्लीकेशन है ये हमारे मेन प्रोजेक्ट से कनेक्टेड नहीं है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। सो इसकी सेटिंग्स फाइल में जाएंगे, और हम यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप करके एक सेटिंग्स है, ये बता रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अब जैंगो ऑलरेडी हमें काफी सारे एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। एक एडमिन इंटरफेस जिससे हमारा एडमिन इंटरफेस आता है, ऑथेंटिकेशन जैंगो हमें वो यूजर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यूजर ऑथेंटिकेशन वो भी प्रोवाइड करता है, यूजर वाला, राइट? कंटेंट टाइप, सेशंस, मैसेजेस, स्टैटिक फाइल्स, काफी सारे एप्लीकेशन है। हम इसमें अपना एप्लीकेशन भी ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करना है, इधर से एप्स की कॉन्फ़िग फाइल की नेम नोट करना है, राइट? और अपना सेटिंग फाइल में जाएंगे, और इसमें जाएंगे, हमें बताना है पाथ इसका। तो क्या है, नोट्स या डॉट एप्स डॉट कॉन्फ़िग फाइल। तो इससे क्या होगा, हमारा ऐप है वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट से। अब नाउ व्हेन आई विल रन दिस कमांड, देखना उसने ढूंढ लिया कि माइग्रेशन के लिए कुछ चेंजेस है नोट्स के लिए, तो उसने एक फाइल बना ली इसके अंदर, माइग्रेशन फाइल के अंदर, और initial.py के नाम से। देखते इसके अंदर क्या है। उसने देखा कि हमारे पास क्या है, टेबल बनाना है, क्रिएट मॉडल करना है, नाम क्या है उसका नोट्स, और फील्ड्स क्या क्या है ये सारी। एक आईडी फील्ड हर एक मॉडल के एंट्री के साथ होती है जो स्पेसिफिक एंट्री को आइडेंटिफाई करती है, राइट? तो बेसिकली बस उस चेंज के लिए हमारे पास कोड आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं, पाइथन manage.py माइग्रेट। हम कह रहे हैं जो माइग्रेशन जितनी भी है उसको माइग्रेट कर दो। सो हो गया। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा मॉडल चल रहा है। सो Django ना हमें एक बहुत अच्छा फीचर देता है शेल करके, पाइथन manage.py शेल। इससे हम ना अपने सारे मॉडल्स के साथ, बेसिकली एक पाइथन कंसोल की तरह है, ठीक है, हम अपने मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। सो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम notes.apps notes.models import notes, right? लेट्स सपोज मैं notes.app
ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, वो क्या मैं कह रहा हूँ उसको कि नोट्स मॉडल के टेबल में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे दे दे. सो इट्स सेइंग कि एम्प्टी, अभी कुछ भी नहीं है, राइट. सो लेट्स सपोज आई क्रिएट n इज इक्वल टू नोट्स डॉट क्रिएट, और मैं इसके अंदर देता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू टेस्ट नोट 1, और क्या है मेरे पास डेट. ओके, सो 2020, what is the date today? It's 26th September, so 9/26. And what is the third thing? Author. And let me name it for myself. Okay, sorry. This was not the method. So I do save. So basically मैंने क्या करा, एक इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बिकॉज इट वाज जस्ट अ क्लास. मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको सेव कर लिया, एक मेथड रन किया सेव. अब अगर मैं सेम थिंग रन करता हूँ नोट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, अब वो मेरे को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है. अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मैं वो भी देख सकता हूँ डॉट वैल्यू से. सो इट्स सेइंग कि id 1, टेक्स्ट क्या है टेक्स्ट टेस्ट नोट 1, डेट क्या है डेट, और ऑथर है महिर, राइट. तो हम अब इस शेल से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं विद आवर मॉडल, जितने भी मॉडल है, राइट. सो दिस वाज द फीचर जो हमें Django प्रोवाइड करता है, शेल, राइट. इससे हम काफी ज्यादा चीजें, काफी काम आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू हमें लाइक हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, हमने एक मॉडल बनाया, दैट्स इट. हम उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज अ बिग थिंग हियर. सो और ये हमारे बेसिकली डेटाबेस में सेव हो चुका है एंट्री, राइट. सो दिस वाज द मॉडल थिंग, राइट. अब हम जब भी हमें एक कोई भी एक एंड पॉइंट क्रिएट करना है एक सर्वर पे, तो उसके लिए वही तीन चीजें है. एक मॉडल होना चाहिए जिसमें हम डेटा सेव करें, एक व्यू होगा जो बेसिकली काइंड ऑफ कंट्रोलर जो हमारे लिए जनरेट होगा एक स्पेसिफिक यूजर के लिए, और कंट्रोलर जो ये सब काम करेगा, राइट. सो पाइथन में सॉरी Django में MVC की जगह एक छोटा सा चेंज है, उसको हम बोलते हैं MTC, सॉरी MTV या MVT बोल लो, मॉडल व्यू टेम्पलेट. सो व्यू इज लाइक कंट्रोलर, बेसिकली हमें कैसे कंट्रोल करना है, और व्यू जो हमारे लिए MVC वाला व्यू है कि एक यूजर को क्या दिखना चाहिए, वो हमारे टेम्पलेट्स होते हैं कि उस टेम्पलेट में कैसे रेंडर होगा सामान, राइट. सो ये व्यूज फाइल में हम व्यूज बनाते हैं, और टेम्पलेट्स के लिए हम बनाएंगे अभी टेम्पलेट फाइल्स. सो लेट मी चेक द चैट्स की किसी ओके चैट्स आर ओपन. सो या हमने मॉडल बना लिए, राइट. हमने ऐड कर लिया अपने मॉडल को और माइग्रेट कर लिया है. हमने कोड देख सकते थे कि हाँ देयर इज वन मोर फीचर जिससे हम अपना SQL कोड देख सकते हैं कि जो भी हमने माइग्रेशन रन करने के लिए देखा था. तो अगर हम ये कमांड रन करें, जो हमारी माइग्रेशन बनी थी, तो हमें वो कोड दिखा देगा, SQL कोड, जिससे वो सारे चेंजेस हमारे डेटाबेस में होंगे, राइट. देन हाँ, इसने शेल में दिखाया है कि हम कैसे शेल से इंटरेक्ट करके अपने मॉडल्स के साथ खेल सकते हैं. और गाइस प्लीज रीड दिस अप, इससे ना तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि तुम कैसे कैसे अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम मॉडल्स, राइट. ओके, ओके. सो एक और चीज दिखाता हूँ जो इन्होंने बताई हुई है, जो क्या चीज है कि हम अपने एडमिन में कैसे अपने मॉडल को डालें जिससे हम उसको यूज कर सकें, राइट. सो सबसे पहले अपने जो एडमिन के लिए एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं. python manager.py create user, ये कमांड है एक यूजर क्रिएट करने के लिए. सॉरी सुपर यूजर, सॉरी create super user. Let's suppose I'm using it Mahir.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 yes, I want to bypass it. So yeah, I've created a basic user, right? और अब बेसिकली जो एडमिन पोर्टल आया था ना, अब उसके पास मेरे पास एक यूजर नेम पासवर्ड हो गया, राइट? अब हाँ, मैं अपना मॉडल जो है ना वो एडमिन में रजिस्टर कर देता हूँ, जिससे यू कैन एक्सेस इट इन द एडमिन पैनल. एक बार मैं दिखा देता हूँ, एडमिन पैनल में अभी नहीं आ रहा है वो हमारा मॉडल. Let's suppose if I go to this page और इसमें अब मैं अपने credentials डालता हूँ, so I think we would be able to log in. Yeah, so हमारा एक admin page खुल चुका है. Okay, so yeah, हमारा एक admin page खुल चुका है और वहाँ पे कुछ authentication and authorization में कुछ आ रहा है. So basically ये वो मॉडल है जो Django हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, यूजर्स एंड ग्रुप. तो बेसिकली हम यहाँ पे ये देखो, मैंने जो महीर क्रिएट सुपर यूजर से बनाया, उससे एक एंट्री क्रिएट हो गई यूजर मॉडल में, राइट? तो उसमें मैं एडिट कर सकता हूँ मेरा पासवर्ड, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और भी चीजें हैं जो बेसिकली ऑलरेडी Django हमें प्रोवाइड करता है, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरा जो नोट्स वाला मॉडल है वो भी आ जाए, सो दैट वी कैन यूज दैट टू, हम उसको भी चेंज कर सके. सो उसके लिए मैंने बताया कि एडमिन में ऐड करना है ऐसे. सो अगर एडमिन वाली फाइल में सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट नोट्स, राइट? और यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर, admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और इसमें हमने बोल दिया नोट्स, राइट? सो सेव किया और अपना सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है, राइट? एंड इफ वी गो टू दिस, ओके, double S, how come? Okay, so basically उसको प्लूरलाइज कर लेता है, राइट? सो या, सो जब इसको हम क्लिक करेंगे, सो हमें अपना पहले वाला नोट्स दिख जाएगा. सी, टेस्ट नोट 1 जिस डेट पे बनाया था, जिसने बनाया था. सो we have the option to edit it, right? Save it and change it, right? We have the option to delete it. तो हम बेसिकली हमें एक आसान इंटरफेस मिल गया अपने मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. We can add another one. So if I say test node 2, let's say today, and author is Mahir again, save, right? So मेरे पास दो चीज आ गई. We can access this in the shell itself. अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ सर्वर को, and python manage.py shell nodes.models nodes.objects dot values. So yeah, अब यहाँ पे हमारे पास दोनों एंट्रीज आ गई शेल में भी. सो बेसिकली हमारे डेटाबेस में दो एंट्रीज हो गई जो हमने अपने इससे एडमिन पैनल से ऐड करा था, राइट? सो दिस वाज वन मोर थिंग जो Django में प्रोवाइड करता है. अब हम देखते हैं कि अपने व्यूज को कैसे मॉडल करें, मतलब व्यूज को कैसे बनाएं. Like guys, I'm saying again कि Django के लिए this is the best document to follow, और इससे बेटर रिसोर्स नहीं मिलेगा कहीं पे for trying each and everything. Like I don't feel like it कि मेरे को कोई और better resource मिला होगा इससे. There are good resources there, like simple is better than complex is a great resource for Django, but this one is a full-fledged documentation which is really good, right? So okay, so this is, let's see, एक end point कैसे बनाना है, right? So अपन एक बनाते हैं व्यू. So हमने बोला let's suppose एक फंक्शन बनाना है जिसको हम रन करेंगे एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट पे. So let's suppose I'm creating this one by copying this. So yeah,
you are at notes index, राइट। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक फंक्शन बनाया, वो एक रिक्वेस्ट एज एन आर्गुमेंट ले रहा है, और अपने को एक मिनट फ्रॉम shortcuts import, राइट। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक HTTP रिस्पॉन्स, एक फंक्शन है जो हमें HTTP का रिस्पॉन्स की तरह एक फॉर्मेट में रिस्पॉन्स दे देता है और रिटर्न कर देता है, और हमने उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दी, राइट। अब ये जो फंक्शन होगा वो रन किस पे करेगा, राइट। सो उसके लिए हम एक पाथ स्पेसिफाई करेंगे, तो पाथ हम कहाँ स्पेसिफाई करेंगे, URL फाइल में, राइट। सो यहाँ पे एक URL फाइल क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली हर ऐप की कुछ एंड पॉइंट्स होंगे, कुछ तुम क्रिएट कर सकते हो कि अगर मैं इस राउट पे जाऊं तो कौन सा फंक्शन रन करना चाहिए, या इस वाले राउट पे जाऊं तो क्या होगा, राइट, ऐसा कुछ। सो इसमें यही इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम Django डॉट URLs, इंपोर्ट URL नहीं पाथ, राइट। एंड अपने व्यूज इंपोर्ट कर लेते हैं जिसको हम यूज करेंगे, इंपोर्ट, अभी हमने क्या किया था, इंडेक्स वाला, राइट। और हम यहाँ पे एक पाथ वेरिएबल बना देते हैं डिक्शनरी, जिसमें हमारा वो होगा, लेट्स सपोज हम जाते हैं, लेट्स सपोज ऑल, राइट। हमने बोला कि अगर हम ऑल वाले पाथ पे जाए, या फिर ब्लैंक कर लेते हैं क्योंकि उससे हमें सारे आ जाएंगे तो एक स्पेसिफिक क्राउड मिल जाएगा, या इफ यू वांट टू से कि इंडेक्स पाथ, तो बेसिकली इंडेक्स मतलब वो सारे हमारे नोट्स जितने होंगे वहाँ पे दिखा देगा, राइट। और अभी हमें क्या यूज करना है, यूज डॉट, या फिर हम डायरेक्टली हमने इंपोर्ट कर ही लिया तो इंडेक्स कर सकते हैं, और इसका नेम दे सकते हैं हम साथ में, नेम इज लाइक, हम ना अभी के लिए याद रख लो कि हम एक पाथ को एक नेम दे सकते हैं जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं, और बेसिकली हमें पूरा पाथ अलग से यूज नहीं करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि नेम का क्या यूज है, बट हम दे देते हैं इंडेक्स, लेट्स सपोज, राइट, दैट्स इट। हमारा फर्स्ट पाथ था ये, सॉरी, this one is URL patterns, and we have to give it in this path function. तो बेसिकली ये हमारे लिए पाथ रन करेगा इस, जब भी हमारे पास ये पैटर्न आएगा स्लैश इंडेक्स, और वो हमारे इस इंडेक्स फंक्शन को रन कर देगा इस व्यू में से, राइट। अब एक काम और करना है कि जो ये पाथ्स हैं, बेसिकली जब भी ना हमारे Django के पास, Django के सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट आती है ना, वो हमारे मेन प्रोजेक्ट की URL फाइल पे जाता है एक वो पैटर्न ढूंढने, राइट। सो हमें पैटर्न, बट हमारा जो इस ऐप का पैटर्न है वो इस URL फाइल में है ना, तो बेसिकली हमें इस URL फाइल को बताना होगा कि अगर ये पैटर्न, इनमें से कोई पैटर्न मिलता है इस वाले URL फाइल में से, तो इस वाले फाइल पे भेज दे, राइट, अगर यहाँ से कहीं नहीं मिलता। तो उसके लिए हम करते हैं इंक्लूड को इंपोर्ट पाथ, लेट्स सपोज मैं बोल देता हूँ नोट्स include notes.urls, right? हाँ, that was it. अपना सर्वर रन करते हैं, include, okay, notes भी import करना पड़ेगा from नहीं, बेसिकली ये एज अ स्ट्रिंग आएगा। बेसिकली दिस इज लाइक डॉक्यूमेंटेशन को यूज करना है और एग्जैक्टली देखना कि उसके पैरामीटर्स क्या होंगे किसी भी फंक्शन के, राइट। और अब अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं अपने सर्वर को रन करता हूँ अपने ब्राउजर में 8000 स्लैश, हमने क्या पाथ बनाया था, नोट्स। लेट्स सपोज मैं स्लैश पे जाता हूँ, तो स्लैश के लिए वो कह रहा है कि पेज नोट फाउंड, उसने हमें दिखा दिया कि हमारे पास कौन कौन से पैटर्न्स है, कौन कौन से पाथ्स है। तो एडमिन पे हमने जाके देख लिया है हमारा जो भी हमने बनाया है यहाँ पे कि नोट्स के नाम से है, तो हमारे कौन सी फाइल में जाना है, notes.url पे। सो notes.url URL फाइल। तो बेसिकली अगर कोई और पैटर्न ना मिले तो इसके अंदर सर्च कर दो, ठीक है। अगर नोट्स है स्लैश नोट्स मतलब नोट्स वाले URL में, और यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है, इंडेक्स, राइट।
तो अगर मैं इंडेक्स पे जाता हूँ, सो इसमें हेलो वर्ल्ड यू आर एट नोड्स इंडेक्स, राइट। तो बेसिकली हमने क्या डिसाइड अभी क्या सेट किया, यूआरएल फाइल से और व्यूज फाइल से, कि अगर कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न मैच करता है तो वो वाला फंक्शन रन कर दे जो हमारे व्यूज में डिफाइंड है, और वो रन हो जाएगा। इसमें किसी को इश्यू कोई अभी तक कि हमने यूआरएल और वो कैसे, थैंक यू गुरप्रीत भैया, ओके सॉरी, या हाँ ठीक है। सो या अभी हमने क्या किया, चारों पे हर एक मतलब एक पे तो चला गया, बाकी पे हर एक इंडेक्स के लिए मैंने एक पाथ बनाया जिसको मैच होगा, अगर ऐसा कोई पाथ आता है यूआरएल में तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला फंक्शन रन करेगा, राइट। और सी यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट थी /node/index पे, तो उसमें हमें रेंडर करना, दैट्स इट, राइट। अब हमारा व्यूज और यूआरएल तो लिंक हो गया कि अगर ये यूआरएल है तो ये वाला फंक्शन कर देना, बट हमारा डेटा कहाँ है, हमारा डेटा तो मॉडल्स में था, हम उसको कैसे एक्सेस करें, राइट। सो अभी हम देखेंगे उसको कैसे एक्सेस करें। So coming back to our documentation, this is our only friend, right? मतलब this can solve each and every problem that you are facing while developing Django application, right? So this one is saying about the models. We are done with this part. And let's move on to the templates part जिसमें हम अपना data डाल सकें, right? So okay, I wanted to see, okay, let's try something first before doing this. So यहाँ पे अपना ना मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे हमने शेल में किया था, फ्रॉम डॉट नोट्स नहीं डॉट मॉडल्स इंपोर्ट नोट्स, राइट। अब हमने क्या बोला कि इफ वी आर गोइंग ऑन द इंडेक्स पेज तो हमें सारे दिख जाने चाहिए नोट्स, राइट। सो हम क्या करते हैं, हमने बोला नोट्स इज इक्वल टू नोट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, राइट। सो हमने बोला HTTP रिस्पॉन्स, इसके अंदर हमने बोला कि let's create a string, right? Output is equal to nodes dot join nodes, right? And we'll send this as output. So हमने क्या किया, हमने एक sorry, okay, this one is not an error, ये basically अपना VS Code ऐसे error दिखाता है, but this is not an error. So if we, okay, referenced before, okay, sorry, वेरिएबल मैंने सेम ही ले लिया तो दैट्स इट्स शोइंग एरर। अगर मैं इसको बोल देता हूँ नोट, I'll save it, I'll go to this page again, notes found, okay, actually it's not a string so we can't join it, so let's just try it. Let's just convert it into a string and let's try what will happen. Name output is not defined, okay, sorry, we have to do it note, right? So sorry for all the error, but yeah, what is coming over here, okay, this shouldn't be happening. Okay, instead of doing this, let's just print out what we are getting, right? Print no, what we are getting in this.
So if we go to this web page, it will say saying that nothing is getting returned. But let's see what we are getting over here. We are having two objects, right? So okay, we are having two objects. We can do one thing. Let's suppose the structure of note is like this. We can access note dot text, or we can access note dot what was the other field, date, or the other thing is note dot author. We can access like this the values, but if we are saying like we just print it out, we can't, right? So we have to make a template for it, so to render it like this. Or we can just say that uh, we have to render it. Or we can do like this: output is equal to a blank dictionary, and we can say for I in a note, output dot append, let's suppose note dot id, right? So we can to return HTTP response. Oops, sorry, my bad. Okay, if I go to this, okay, what text? Yeah, I dot text. Okay, sorry, my bad. I dot text, I dot id. I was accessing the wrong thing. So yeah, so it returned 1 and 2. So if I do it like this, output is equal to out comma dot join output. If I do this, now it will give me the two values with 1 comma 2. Expected string instance split from. I'm not sure why it's happening like this. Maybe ID is an integer. Convert the ID to string. Yeah, maybe we can do that. Yeah, that could be the problem. STR of ID. Yeah, that could be the problem. Yeah. Yeah. So sorry for this lot of errors, but yeah, actually I haven't prepared some anything specific for this session, as uh, I wanted to do it on from your suggestions, like what we can do. So yeah, so we are getting all the IDs. Similarly, we can get all the, let's suppose, text that we are having with the commas. So yeah, we are getting all the text. We can get all the authors like this, right? So we can do this, right? So basically हमने अभी एक कंट्रोलर बनाया जिस पे एक रिक्वेस्ट आ रही है, right? और हम उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, लाइक अगर कोई भी पर्सन इस यूआरएल पे या इस एंड पॉइंट पे गेट रिक्वेस्ट मारता है, सो व्हाट इट शुड गेट. सो वी आर कंट्रोलिंग दैट थिंग. हमने अपने मॉडल से वो डेटा निकाला, ये हम अपने मॉडल से वो डेटा निकाल रहे हैं जो हम चाहते हैं कि इस एंड पॉइंट पे कोई भी रिक्वेस्ट मारे तो क्या डेटा जाना चाहिए, एंड वी आर रिटर्निंग दैट, राइट? सो या दैट्स इट. सो अब अभी तो हम HTTP रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, सो वी हैव टू स्ट्रगल अ लॉट लाइक दिस, बट वी कैन रेंडर HTML टेम्पलेट्स, राइट? और उसके अंदर हम अपनी ये डेटा फिल ऑन कर सकते हैं. अभी हम देखते हैं वो कैसे करेंगे. तो yeah, let's come on to the template part. So yeah, for creating the templates, we have to create another folder with name templates, and इसके अंदर हमें एक और फोल्डर डालना होगा with name notes. Basically जो ऐप का नाम है वही. Sorry, we have to delete this one. This should be a folder.
So new folder, notes, and in this we will create the first template. So let's suppose index.html, and we'll create HTML. Okay, so yeah, we are having, just a second guys. So yeah, so हमने एक HTML document बनाया, and in this we can put variables in our HTML document like this. So we can put logic too in our HTML document. So let's suppose, okay, so let me head to our body section, right? We are not changing this, so let's just change this, right? And there is special syntax for designing the HTML templates in Django. Basically, Django uses a special templating language known as Jinja, and we'll use the syntax for Jinja in our templates. So the template is like this. So there are two things. If you are putting something in these two inverted brackets or curly braces, then that will be like printed in this document. Or agar if you are using single curly braces and a percentage sign in that, so that means इसके अंदर जो भी होगा वो लॉजिक की तरह रन होगा बट प्रिंट नहीं होगा. So you can run a if statement or a for loop or anything. You can compare a statement, anything, and you can run the logic inside it, and you can print the values here. So let's suppose if I'm having a variable, let's suppose note, so note.id, we can access it, right? But the major issue, where are we getting the variables, the values? How are we getting it? So we'll see how. So we are going to do that using our controller. So this, instead of doing this, we'll, instead of sending HTTP response, we'll use the function render, which will take 3 arguments. The first one is the request. Second one is the template that we are going to use. So we'll say let's suppose this. So it will be the app name, that is our notes / index.html, right? Then we'll pass a dictionary that will be having all the values that we're passing to that template. So if I'm saying, let's suppose notes, note. So what I'm saying is I'm sending a dictionary with a key notes, sorry, and the value would be the all the data that we are having from the database. So we are having a question: will it be possible to share the recording of this lecture? Okay. I'm not sure, but I'll try if I can share the recording of this lecture. Yeah. So let's move on to this. So basically what we are doing in this render function, we are saying that take the request, take the template that we are having, and take the data that we are accessing from the database and render that template. And we'll use this variable in their template. So in here, what we'll do is we can access notes here. So what we'll do is, let's suppose we'll just print all the entries over here. So let's just create it. So for note in notes, right? And for, basically we have to mark end for, basically for closing the for loop. And we can say unordered list, right? Sorry, this would be outside the, because we are printing it in a list, so it would be unordered list.
right? We are printing an unordered list and we are looping over our data to print multiple li, right? So in li we would be how we want it to be like. So we can structure it like this, or we can just create a table instead of a list. We can create a table. It will be a better representation over here, right? So what we are saying is in it would be a tr, sorry, td. We would be at each time we'll be creating a tr, and there will be multiple tds in this each tr. So we are saying table data would be let's suppose the first one would be id, so we can access node.id. The second one would be td for what would be the node.text. Third one would be td for node.date, and the last one would be td for node.author, right? And let's create one th for the heading part, and we are saying td would be serial number. td would be the first note. td would be date. td for author, created by, right? So this is the template that we are having. Let's save this and let's save this. The server will refresh, it will reload, and we can see our endpoint if it's working or not. So yeah, our server is restarted. Let's try the endpoint. Oh yeah, it's coming up, but it's a bit I don't know, laggy. Like it's not what we expected. It's a bit distorted, but yeah, things are coming up. Okay, we are okay. Okay, sorry. Something is okay. So it will be because we want to substitute the values over here. We are using these as a variable. Right. So let's save it out and let's try it again. So yeah. So okay, yeah. So this one is the notes. This one are the serial numbers. This is the date, and this is the created by field. And you can customize it by creating your own CSS files and adding them over here in the templates. So for each and every view, you can create your templates accordingly and fill the data accordingly. So let's suppose if in the index part, let's suppose if I say that you want to search all the notes that was there in with the name with the author me, like as Mahir, right? So if I say dot, you can filter out things. So you can say filter, and you say author is equal to Mahir. So it will find all the entries with the author Mahir, and it is displayed. Let's suppose if I say, uh, let's suppose Divyanshu, right, and replace it, and let's search it out. So yeah, it is coming out as an empty thing because there is no such entry with name Divyanshu. But if I say it with name Mahir, it will come up with my all my entries, right? So in this way, you can imagine that in the Gmail thing, in the Gmail, when you are sending your credentials, so their credentials are coming in a request dictionary. Basically, this is a dictionary that is having all your data that is coming from the user side, and you can use them
to filter out things and send accordingly data, right? So yeah, in URLs, now that was a basic URL that we've created. We can create more URLs like this, and we can use variables in our URLs. So if I say, let's suppose we create another URL. Let me do this. Like notes. Let's just replace it with notes, and I replace it with, let's suppose I use int. Okay, int, and that would be ID maybe. Okay, yeah. So that's it, and we'll create index by ID. Sorry, let's suppose name it note. Name is equal to note. Right, we have created another URL. We have saved it. We are okay. So it's saying that the function is not defined. We'll do it. Def note request. Okay. So basically, it's having a variable. Okay, so we can use that as a special argument. We can say ID, and we can search it out like notes dot objects dot filter author. Sorry, not the author. It would be the ID equals ID, right? And we can return render. We can use the same template, right? Because like instead of showing multiple values, we are just showing the specific entry that we are going to use. So we can use the same template, or we can create different template as our own requirements. So we can say notes slash index.html or notes note, right? So if I do this and save it out, it will still not work because from input views, so that we can use all the views inside it. Views of index, views of note. Now it will work. Cannot contain any white space. Okay, it's saying that this should be like this. Now it should work. Just a second, it's restarting again. Let me just restart it again manually, and our server is up and running. So if we go to the index page, so okay, and it was not, I renamed it to notes now. So yeah, if I go to notes page, it will show all the entries, and if I say /1, it will show me only this entry. And if I say notes, let's suppose ID 2, then it will show me only second entry, right? Is this clear how we are manipulating data on different endpoints, and how we are use data in the templates? Any doubt on this, guys? Is it clear? Please, like I had like didn't got the interaction with you guys, so you can interact with me now. I think this is pretty much it for today, because it's a lot to take in for a beginner. So you guys can try creating different endpoints on your own, and you can create your models, have
tinkering with that model, have fun with that model, and you guys can manipulate your data and create your own endpoints accordingly, right? And if you guys face any issues, you can recommend, you can like use the documentation that I've used, and still face any issues, you can contact me on maybe Telegram or WhatsApp or anything. Yeah. Any doubts till now? Anyone? Guys, बोल लो यार, अपना पिछला भी है, बोल सकते हो। अच्छा चलो यही बता दो, अभी तक जो बताया वो समझ में आया, चीजें समझ में आई थोड़ी बहुत? यार माइक अनम्यूट करके बोल लो यार थोड़ा सा। भैया समझ तो आ रहा बट ये कोड मेरे याद से थोड़ी रह नहीं पा रहा। कोई नहीं, it will take time. It took me like I created applications for like 4 to 5 months, और तब मुझे like सारा कोड, मतलब मैं खुद से कोड पूरा लिख पा रहा हूँ. Otherwise you can always use documentation for the help, because यार Python की like libraries use करना सबको स्टार्टिंग से होना आ जाएगा, कोई याद होना रहेगा. You can use the documentation and follow along. धीरे धीरे करके जो चीज तुम बार बार यूज करते रहोगे, you will automatically learn it, right? So yeah, आज के लिए इसलिए इतना बोला कि बिकॉज इट वाज अ लॉट टू डू. लाइक एक बेसिक एंड पॉइंट बनाना, उस पर डेटा हैंडल करना इज नॉट मच, बट जो हमने स्टार्टिंग से सीखा कि एक डॉक्यूमेंटेशन, मतलब सॉरी, अपना स्ट्रक्चर कैसे होता है, Django प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करना है, फर्स्ट टाइम सेटअप करना इज नॉट इजी फॉर अ पर्सन, और फर्स्ट टाइम क्रिएट करना, इट विल टेक a bit of time for you to guys to follow along, and yeah, it will take time. So but as you will develop things, you guys will be getting more and more better, and you guys can develop full-fledged applications. So we'll be having a lot more sessions like this. Like, we'll continue from here. In the next session, we'll create more endpoints, we'll create a full application, and maybe in the next session and the next session too, like in the next 2 sessions, then we can deploy it on multiple cloud applications like Heroku or Amazon AWS or anything. Yeah, we can deploy using that, but we'll deploy it. So like, tell your friends to come in the session. It is a great interactive session. If you will interact with me, I will sure interact with you. Come along and follow the session, and you'll definitely, like, in this session we explored server-side rendering. In the next session, after creating the application using this thing only, we'll be creating APIs. You guys must have heard about APIs, but you might not know how to create one. So you'll be getting to know how to create API for any application. You guys can use that API for any mobile application or a web application. You can say to anyone, like, I've created multiple APIs. It sounds so cool. At least it sounds cool to me, but yeah. So you guys can also create APIs and deploy the application. I can show you some of the applications that I have deployed. So I can show you. Just a second. I have deployed some on Heroku. If you want to see, those who want to leave can leave. No such thing as I'm doing, like, I'm teaching anything else. But yeah, I'm showing some of the projects that I've posted on Heroku or Amazon AWS that I'm using currently. So yeah, if you want to, guys want to see the, I have created APIs and rendering, server rendering too. So okay, this was okay. I've removed this. Actually, I've created one for practicing for my competitive programming, but we are not using it anymore. So invoice. So this was my first project on Django, first big project, first official project on Django that I have created. But yeah, let's see to it. It was the basic version of this application, as we have moved to AWS for this same project. Yeah, actually I can't share it because like, it's not, I've worked for a company. I have done internship and created the project there, so I can't share the exact things, exact endpoints. So, but I can show you how these things are doing things. So yeah.
So these are the endpoints. So if I go to slash, let's suppose API slash, let's see what are the endpoints. Then we have got to like, let's suppose we go to login user. Okay, so I have created the API for it. So I'm getting this basic interactive dashboard where we can create the, so if I say I will enter my username and password, I'm not sure like if I remember the things or not, but let's try it out. Username would be here, password would be maybe test, maybe not sure. Let's see if it will work or not. So it's saying error. Basically the application was like it was not correct, maybe the credentials, but yeah, these are the endpoints. You can register yourself also too. Let's try registering it. Register user, I think this was the endpoint. No, create user. So you can create your own endpoints. Okay. So if I say username would be, let's suppose Mahir, password would be, let's suppose test at that 123, right? And let me try with this. Okay, actually there was a third field also too. I forgot. Username, Mahir, email. So yeah, see the user was created and it is returning me a token. The token is the thing that we use to use for authentication when we are using APIs. Just a second. Yeah, so it's returning an API, token that we can use for other requests. Basically the other endpoints will require a token like this to work, otherwise it will saying that you are not authorized to use this, right? So if I now log in, machine, okay, if I say login user and now I say username here, it will return, if I log in it will return me the same token again that I can use to store it. Okay, so it returned me the same token, authentication token that we can use in the other endpoints. So yeah, this was the API project that I've created for the first time. So this was the first project that I created. Then there are a lot more. If I will show you, okay, so let me check if I'm currently logged into a server or not. I used to log in into servers. So, okay, no. But yeah, I'm creating on one. Like, no, this one is different. Okay, let me show you some of my projects. Okay. So, my home, we have projects, Jing projects. So yeah, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
So I have created 8 Django projects that I have currently in this folder. I have 9, 10. I have a lot of projects. So yeah, I can show you the summer of code projects that I've created using Django itself. So I can run it too for you if you want. If I say ls cd2 environment ls source Linux environments bin piece of maybe cd to piece of cd to piece of okay. If I say python manage.py run server, let's see. Okay, actually I have to activate its environment, but I don't know which environment I was using. So yeah, it's not structured a bit, but you guys can find the source code for PSOC project on my GitHub. I can share that link for you because yeah, GitHub. Sorry guys, it's taking a bit long, but yeah, I will share with you the PSOC project. Let me just one more minute and I can show you the code for PSOC. PSOC. Yeah. So in this, we have, see, this was my one app. This was my second app. This was my third app. And this was my main project folder, right? So we have a lot of these things, these application. And let's suppose if I go into one of the folders and I can show you the views of any of this. So yeah, this one is one view to register a user. This one is to go to a dashboard. Then this one is to show one profile. And I've uses class based views instead of function based views. As I've shown you, I've like told you about like we were using functions in views, but I love designing, I mean, like developing with classes. It's more productive, I think, for me. So yeah, I'll teach you about that in the next session also, about how to use class based views. This will give you like two methods in one request also, like get request and post request. We don't have to create single like each function for each one of these. Like here we are only defining get request, but we are not able to define the post request, right? So for that we have to check if request dot method nahi, uh, type no request dot method is equal to post. We have to do like this. If the method is post, then do this, or do something maybe, or else that means it is get. Or you can do like this: if request dot method is equal to get, then do this. So in this way we can create and different endpoints, different functions. So you can check if the method is get for the same endpoint, do this, and if the method is post for the same endpoint, you can do this. So yeah, this was the method. And you can do similarly using classes. In the same class you can create two functions with get and post, and I think that is a bit more structured and easy to read code. So yeah, so in this way you can access the code here on my profile. It is not private, it is public. You can see the code, you can clone it on your system, you can run it manually on your system locally, and you can try things out, how things are working, how authentication is done, how you are doing things, right? So yeah,
Thank you guys, that was it. So this was it for today. Yeah, that's it. If anyone of you want to say anything or ask anything, feel free to ask. Anyone? Abhinav, Divanshu, Etendra, Gaurav, Naveen, anyone? Okay. So I don't seem like, okay, that was it. Thank you guys. Thank you for